वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम पावर इंजीनियरिंग की तीसरी यूनिट का रिवीजन करेंगे। तो हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 3 जो है वो एयर कंप्रेसर के बारे में है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ मेथड हैं एनर्जी सेविंग के इन कंप्रेसर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एयर कंप्रेसर की डेफिनेशन के साथ। तो एयर कंप्रेसर एक डिवाइस है जो एयर को कंप्रेस करने के काम आती है। अब ये एयर कंप्रेसर कैसे रन करता है? एयर कंप्रेसर को चलने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी जनरली क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। यानी कि जितने भी हमारे कंप्रेसर होते हैं ये जनरली इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलते हैं या फिर हम किसी दूसरी टाइप की एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो कंप्रेसर है ये क्या कर रहा है? एयर का प्रेशर इंक्रीज कर दे रहा है, यानी कि उसका दाब बढ़ा दे रहा है और साथ में आयतन कम कर दे रहा है, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है। ये जो एयर कंप्रेसर होता है ये क्या करता है? जो हमारी एयर है, जो हमारे सराउंडिंग में एयर है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और इस एयर को हम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर बहुत सारे एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, इंजन्स में, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, स्प्रे पेंटिंग में, प्रेशर वॉशिंग में एंड इनफ्लेटिंग में। तो हमने देखा है कि जब कंस्ट्रक्शन में कहीं पे ड्रिल करना है, हैमरिंग करनी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो वहां पे जो इक्विपमेंट होते हैं वो कंप्रेस्ड एयर से रन करते हैं और कंप्रेस्ड एयर हमें कंप्रेसर से मिलती है। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में एब्रेसिव जेट मशीनिंग जहां पर होती है वहां पर एब्रेसिव पार्टिकल जो है कंप्रेस्ड एयर के साथ भेजे जाते हैं, तो वहां पर भी कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है। इंजन में हमको टर्बो चार्जिंग के लिए कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है और कोई भी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का सिस्टम बिना कंप्रेसर के नहीं चल सकता। इसी तरीके से स्प्रे पेंटिंग में भी हमको क्या होता है? कंप्रेसर की जरूरत होती है। टायर में हवा बनने के लिए भी हमको कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से कंप्रेसर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, घरेलू से लेके इंडस्ट्री तक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर हमको कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो एयर कंप्रेसर से रिलेटेड हैं। तो पहली डेफिनेशन आती है कंप्रेसर रेशियो की। अब ये कंप्रेशन रेशियो होता क्या है? कंप्रेशन रेशियो है एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर का और एब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर का। तो डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर क्या है? जब भी कोई कंप्रेसर के अंदर एयर एंटर करती है तो जिस प्रेशर पर वो एंटर कर रही है वो कहलाता है सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर वो प्रेशर है जो कंप्रेसर से एयर बाहर आ रही है, यानी कि जो एयर बाहर आ रही है उसका प्रेशर डिवाइडेड बाय जो एयर कंप्रेसर के अंदर जा रही है। तो इन दोनों का रेशियो कहलाता है कंप्रेशन रेशियो और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, यानी कि कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया? डिस्चार्ज प्रेशर बट्टे सक्शन प्रेशर। दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है कंप्रेसर कैपेसिटी की। Compressor capacity can be defined as the amount of air the unit is able to pump out। तो कोई भी कंप्रेसर कितने अमाउंट ऑफ एयर को, कितनी एयर को एक बार में बाहर निकाल सकता है वो कहलाती है कंप्रेसर कैपेसिटी। अब इसका प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो कंप्रेसर हैं, एक बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और दूसरा बहुत कम प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, मगर कंप्रेसर कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जो है फ्री एयर डिलीवरी। अब ये फ्री एयर डिलीवरी क्या है? फ्री एयर डिलीवरी इज द actual quantity of compressed air converted back to the initial condition of the compressor। तो फ्री एयर डिलीवरी जो होती है इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई हमें कंप्रेसर दिया हुआ है उसकी जो आउटलेट कंडीशन है उसको दोबारा से हम इनिशियल कंडीशन पे लाएं तो जो वॉल्यूम आता है वो कहलाता है फ्री एयर डिलीवरी। अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और रोटो डायनामिक टाइप।
अब जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप है, इसके अंदर दो टाइप के कंप्रेसर आते हैं। पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर। जबकि जो रोटोडायनामिक टाइप हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक्सियल फ्लो टाइप। तो जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में है रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रोटरी कंप्रेसर पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ कंप्रेसर पढ़ेंगे। तो जो एयर कंप्रेसर है उनको मेनली दो टाइप में तोड़ा जा सकता है, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर। अब ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होते हैं? जिनमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, यानी कि आगे पीछे जिसमें पिस्टन मूव करता है उनको हम रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदर और नॉट द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन कैन बी सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमको कंप्रेशन करना है, हमको एयर का प्रेशर एक बार से 10 बार तक इंक्रीज करना है, हमको प्रेशर एक बार से 10 बार तक बढ़ाना है, तो हम इसको एक ही बार में बढ़ा सकते हैं या फिर बहुत सारे स्टेप्स में बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम पहले 1 से 3 करें, 3 से 7 करें, फिर 7 से 10 करें। तो अगर इस तरीके से प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कहलाएगा मल्टी स्टेज कंप्रेशन। और अगर हम एक ही बार में सीधे 1 से 10 तक इसका प्रेशर इंक्रीज कर दे रहे हैं तो ये कहलाएगा सिंगल स्टेज कंप्रेशन। अब ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आइदर ये सिंगल एक्टिंग हो सकते हैं या फिर ये डबल एक्टिंग हो सकते हैं। अगर पिस्टन के सिर्फ एक तरफ ही कंप्रेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, और अगर पिस्टन के दोनों तरफ कंप्रेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे डबल एक्टिंग कंप्रेसर। जो डबल एक्टिंग कंप्रेसर होते हैं ये लगातार एयर की सप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सबसे पहले हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन समझेंगे और उसके बाद हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वर्किंग समझेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्रेम है जिसपे ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है और सिलेंडर है। यहाँ पर दो टाइप के वॉल्व हैं, इनलेट वॉल्व है, डिलीवरी वॉल्व है। ये सक्शन लाइन है जिसके थ्रू एयर सिलेंडर के अंदर आती है, और ये डिस्चार्ज लाइन है जिसके थ्रू एयर सिलेंडर से बाहर जाती है आफ्टर द कंप्रेशन। हम सबसे पहले पावर देते हैं क्रैंक शाफ्ट को, और ये रोटरी मोशन क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की मदद से पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर जो दो वॉल्व हैं ये प्रेशर डिफरेंस के कारण खुलते और बंद होते हैं। जब सिलेंडर के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो इनलेट वॉल्व खुल जाता है और सक्शन लाइन के थ्रू एयर सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाती है। मगर जैसे ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ये इनलेट वॉल्व दोबारा से बंद हो जाता है। इसके बाद एयर को कंप्रेस किया जाता है, और जब उसका प्रेशर एक सर्टेन अमाउंट को रीच कर जाता है उसी टाइम प्रेशर डिफरेंस के कारण ये डिलीवरी वॉल्व खुल जाता है, जिसकी वजह से एयर डिस्चार्ज लाइन के थ्रू डिलीवर की जाती है। तो इनिशियली पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जब मूव करता है तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये इनलेट वॉल्व खुल जाता है और एयर सिलेंडर के अंदर आ जाती है। वहीं जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो जो अंदर एयर है उसका वॉल्यूम कम होना शुरू होता है और उसका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है, और जैसे ही प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर के बराबर पहुंचता है ये डिलीवरी वॉल्व खुल जाता है और एयर सिलेंडर से लीव कर जाती है। तो इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में देखा कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा था, हम क्रैंक को पावर दे रहे थे जिसकी मदद से रोटरी मोशन को हम कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की हेल्प से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहे थे। साथ ही जो कंप्रेसर था उसके सिलेंडर हेड पर दो वॉल्व थे, इनलेट और डिलीवरी वॉल्व, और ये दोनों वॉल्व प्रेशर डिफरेंस के कारण खुल और बंद हो रहे थे। जब पिस्टन मूव कर रहा था डाउनवर्ड तो इनलेट वॉल्व खुल रहा था जिसकी मदद से एयर सिलेंडर के अंदर एंटर कर रही थी, और जब पिस्टन नेक्स्ट स्ट्रोक में अपवर्ड मूव कर रहा था बीडीसी टू टीडीसी एयर कंप्रेस हो रही थी। और जब प्रेशर हमारे डिलीवरी प्रेशर के बराबर पहुंच रहा था तो हमारा डिलीवरी वॉल्व खुल जा रहा था और एयर हम डिलीवर कर पा रहे थे जितने प्रेशर पे हमको चाहिए थी। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वहां यूज होते हैं जहां पर हमको हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर प्रेशर रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैपेबल है बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। अब यहां पर
पीवी डायग्राम दिखाया गया है कंप्रेसर का। तो यहाँ पर 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहली प्रोसेस है 4 to 1 जिसमें सक्शन हो रहा है, 1 to 2 जिसमें कंप्रेशन हो रहा है और 2 to 3 जिसमें डिलीवरी हो रही है। तो पहले प्रोसेस में, पहली ऑपरेशन में 4 to 1 में V1 वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर एंटर कर रहा है एट P1 प्रेशर, और दूसरे ऑपरेशन 1 to 2 में ये कंप्रेस हो रहा है फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2, और इसका वॉल्यूम V1 से घटकर V2 हो जाता है और इसको डिलीवर किया जाता है इन ऑपरेशन 2 to 3। ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन की, ये आइसोथर्मल हो सकती है, एडियाबैटिक हो सकती है या फिर पॉलीट्रॉपिक हो सकती है। अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल होती है तो पाथ होता है 1 से 2 डैश, अगर ये पॉलीट्रॉपिक होती है तो पाथ होता है 1 से 2, और अगर ये एडियाबैटिक होती है तो पाथ होता है 1 से 2 डबल डैश। अब हम कंप्रेशन के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड है ये कैलकुलेट करेंगे। तो हम प्रोसेस अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो पॉलीट्रॉपिक है, इसका मतलब जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो 1 से 2 है और वो पाथ फॉलो कर रही है PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो एरिया जितना भी इनक्लोज हुआ है 4, 1, 2, 3 जो है कंप्रेशन वर्क को शो कर रहा है। तो जो ये एरिया है 4, 1, 2, 3, 4 ये कंप्रेशन वर्क को शो कर रहा है। तो अगर हमको कंप्रेशन वर्क कैलकुलेट करना है तो हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू एरिया 4, 1, 2, 3, 4। तो टोटल वर्क डन पर साइकिल हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 पार्ट में, एरिया अंडर 1, 2 प्लस एरिया अंडर 2, 3 माइनस एरिया अंडर 4, 1। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि जो ये 1 से 2 प्रोसेस थी ये एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस थी और जिसमें पाथ फॉलो हो रहा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, यानी कि PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट का। जबकि एरिया अंडर 2, 3 हमारा फ्लो वर्क था जो डिलीवरी में था, माइनस एरिया अंडर 4, 1 वो भी फ्लो वर्क था जो सक्शन के दौरान था। तो हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क होता है, क्योंकि प्रोसेस हुई है 1 से 2, एंड पॉइंट 2 है और इनिशियल पॉइंट 1 है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय n माइनस 1, प्लस जो फ्लो वर्क है ड्यूरिंग द डिलीवरी वो होगा P2V2, और जो सक्शन वर्क है ड्यूरिंग द सक्शन वो होगा माइनस P1V1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं जो वर्क है वो इक्वल टू है P2V2 माइनस P1V1 प्लस P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब यहां पर हम जो P2V2 है, P2V2 माइनस P1V1 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसको कॉमन ले लें दोनों टर्म से तो हमको मिलेगा P2V2 माइनस P1V1 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। अब हम इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और बाय सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। तो माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको मिलेगा n अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय P2V2 माइनस P1V1। अब यहां पर अगर हम P1V1 फिर से कॉमन ले सकते हैं, ये भी कंप्रेशन वर्क है मगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहां से P1V1 कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन बनेगी n अपॉन n माइनस 1 इंटू P1V1, इसको हमने बाहर ले लिया है तो यहां पर आ जाएगा P2V2 डिवाइड बाय P1V1 माइनस V1। अब हम एक रिलेशन जानते हैं कि जो V2 बाय V1 होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वो बराबर होता है P2 बाय P1 टू द पावर माइनस 1 बाय n। तो यहां पर सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा n अपॉन n माइनस 1 इंटू P1V1 इन ब्रैकेट P2 बाय P1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर हमने जो ये वर्क का फॉर्मूला था इसको हमने P2 बाय P1 की टर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और ये P2 बाय P1 क्या है, यही कंप्रेशन रेशियो है।
डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर। जो हम एयर कंप्रेसर के अंदर जिस एयर को ले रहे थे उसका इनिशियल प्रेशर P1 था और जब हम उसको डिलीवर कर रहे थे तो उसका प्रेशर P2 था। तो ये जो P2 बाय P1 का रेशियो होता है यही कंप्रेशन रेशियो होता है जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो ये भी कंप्रेशन के वर्क का फॉर्मूला था और ये भी कंप्रेशन के वर्क का फॉर्मूला है, मगर इस फॉर्मूले में हमने जो ये वर्क है इसको R की टर्म में लिख लिया है, कंप्रेशन रेशियो की टर्म में लिख लिया है। अब आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमको कोई प्रेशर अचीव करना है, सपोज हमको प्रेशर इंक्रीज करना है 1 बार से 10 बार तक, तो या तो हम उसको सिंगल स्टेज में कर सकते हैं, एक ही स्ट्रोक में कर सकते हैं, या फिर हम उसको स्टेजेस में कर सकते हैं कि पहले 1 से 5 बढ़ाएं, फिर 5 से 7 बढ़ाएं और फिर 7 से 10 बढ़ाएं। तो अगर हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं तो हमारा जो कंप्रेशन का रिक्वायर्ड वर्क होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो जब भी हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं साथ में हम इंटरकूलर प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कंप्रेसर हैं, 3 सिलेंडर हैं, 3 कंप्रेसर हैं। तो पहले वाला जो कंप्रेसर है वो है लो प्रेशर कंप्रेसर और जो दूसरा वाला है वो है इंटरमीडिएट कंप्रेसर और जो तीसरा वाला है वो है हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो यानी कि पहले क्या करेंगे, हम एयर को कंप्रेस करेंगे लो प्रेशर पे और उसकी इंटरकूलिंग करेंगे, उसके बाद वो सप्लाई किया जाएगा इंटरमीडिएट कंप्रेसर को जहां उसका प्रेशर फिर से राइज किया जाएगा और वो फिर इंटरकूलर के थ्रू जाएगा और लास्ट में वो हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाएगा जहां उसका प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर किया जाएगा। इंटरकूलिंग एक डिवाइस है जिसके अंदर एयर की कूलिंग की जाती है। जब हम किसी भी चीज को कंप्रेस कर रहे होते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका आयतन कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। साथ साथ जब प्रेशर और वॉल्यूम कम होते हैं, प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हमको इंटरकूलिंग करनी पड़ती है बीच में। अगर हम इंटरकूलिंग करते हैं तो हमारा कंप्रेशन का जो वर्क है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं, यहां पर एक मल्टी स्टेजिंग दिखाई गई है। यहां पर 2 कंप्रेसर है, एक लो प्रेशर कंप्रेसर और एक हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो जब हम इनिशियली कंप्रेस कर रहे हैं तो हम पाथ फॉलो कर रहे हैं ये 1 से 5 और यहां पर जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो होगा 8, 1, 5, 6। मगर अगर हम इंटरकूलिंग करें बीच में, अगर हम बीच में रोक के इंटरकूलिंग करें, इसको कूल करें और फिर उसके बाद कंप्रेस करें तो हमारा जो कंप्रेशन का वर्क होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम एक सर्टेन प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर पे जाके रोक दें, हमने इनिशियली शुरू किया था लो प्रेशर पे 1 पॉइंट पर और इंटरमीडिएट प्रेशर पे जाकर हम रुक गए 4 पॉइंट पर और उसके बाद हमने 4 से 2 इंटरकूलिंग करी है और उसके बाद फिर से कंप्रेशन किया है 2 से 3। तो इस प्रोसेस में हमारा जो है वर्क जो रिक्वायर्ड है कंप्रेशन के लिए PL से PH तक जो हाई प्रेशर है वहां तक कंप्रेशन के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड था वो डिक्रीज कर जाएगा। अब नया वर्क क्या होगा, 8, 1, 4, 2, 3, 6, 8। तो हमने कितना अमाउंट जो वर्क रिक्वायर्ड था वो कम हो गया हमारा एरिया जितना ये है 2, 4, 5, 3, 2। तो जो शेडेड एरिया दिखाया गया है जिसपे लाइन खींची गई है ये एरिया कम हो गया है। इसका मतलब जो वर्क रिक्वायर्ड था मल्टी स्टेजिंग में वो कम हो गया है इन कंपैरिजन टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन। अगला टॉपिक है रोटरी कंप्रेसर। तो अभी तक हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे रोटरी कंप्रेसर के बारे में। तो रोटरी कंप्रेसर का भी काम वही है जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का था, मतलब ये भी एयर का प्रेशर इंक्रीज करता है, उसको कंप्रेस करता है। रोटरी कंप्रेसर का जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो रोटर होता है। जिस तरीके से जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं उनमें जो प्राइमरी एलिमेंट होता है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा है वो पिस्टन होता है। जब पिस्टन आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो एयर कंप्रेस होती है। इसी तरीके से रोटरी कंप्रेसर में एक रोटर होता है, जब वो रोटेट करता है तो उसके रोटेटिंग मोशन की वजह से एयर कंप्रेस होती है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर में एक और डिफरेंस है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं ये तब यूज होते हैं जब कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं उनका डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मास फ्लो रेट बहुत कम होता है।
दूसरी तरफ जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं इनका कंप्रेशन रेशियो कम होता है, यानी कि जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, मगर इनका मास फ्लो रेट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जहां पर मास फ्लो रेट चाहिए हाई एट लो प्रेशर, वहां पर हम रोटरी कंप्रेसर को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं रोटरी कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन। तो रोटरी कंप्रेसर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और दूसरा है स्टेडी फ्लो कंप्रेसर। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप है इसके अंदर 3 टाइप के कंप्रेसर हमारे सिलेबस में है, रूट ब्लोअर, स्लाइडिंग वेन कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, और जबकि जो स्टेडी फ्लो कंप्रेसर है उसमें सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ही हमारे कोर्स में, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हमारे कोर्स में नहीं है। अब सबसे पहले समझते हैं रूट ब्लोअर को। तो रूट ब्लोअर में एक केसिंग होती है जिसके अंदर 2 लॉब्स होते हैं। तो यहां पर डायग्राम में दिखाया गया है कि एक हमारे पास केसिंग है जिसके अंदर 2 लॉब्स हैं। अब ये जो 2 लॉब्स हैं ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनकी वैल्यू 3 या 4 भी हो सकती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉब्स इन द कंप्रेसर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका कंप्रेशन रेशियो भी बढ़ते चले जाता है। मतलब जो हम एयर डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं जब हम नंबर ऑफ लोब बढ़ाएं। जो ये 2 लोब्स दिखाए गए हैं इनमें से एक लोब्स को हम पावर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कंप्रेसर तभी काम करता है जब वो कोई एक्सटर्नल पावर को कंज्यूम करे। तो हम इन 2 लोब में से एक लोब को एक्सटर्नल पावर देते हैं जिसकी मदद से वो घूमता है, और जो दूसरा वाला लोब है वो विद द हेल्प ऑफ गियर अरेंजमेंट की हेल्प से मूव करता है। जब एयर इन दोनों लोब से होते हुए जाती है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है जिसकी वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर एक एनिमेशन दिखाया गया है जिसमें दिखाया है कि एयर जब जा रही है तो उसका ब्लू कलर है जब वो इनलेट कर रही है कंप्रेसर के अंदर, और जैसे जैसे वो कंप्रेसर से पास हो रही है वो लोब्स के बीच में कंप्रेस हो रही है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से जो रूट ब्लोअर्स हैं इसमें प्रेशर इंक्रीज करता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो रोटरी मोशन हो रहा है लोब्स का वो किसके साथ हो रहा है, जो केसिंग है उसके साथ हो रहा है। तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो, और अगर इस तरीके से फ्रिक्शन होगा तो यहां पर वियर और टीयर भी हो सकता है जिससे कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाएगी। तो हम हमेशा यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट में क्लियरेंस देते हैं जिसकी हेल्प से ये जो फ्रिक्शन है इसको रिड्यूस किया जा सके। मगर अगर जरूरत से ज्यादा क्लियरेंस हमने दे दिया तो इससे कंप्रेसर की इफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहां पर लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था रूट ब्लोअर और रूट कंप्रेसर जिसकी मदद से हम एयर का प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे टाइप का ब्लोअर या कंप्रेसर जिसको बोलते हैं वेन कंप्रेसर। अब इस वेन कंप्रेसर में हमको दिख रहा है कि एक यहां पर केसिंग दी हुई है, ये यहां पर केसिंग दी हुई है, साथ में इसमें एक रोटर है, क्योंकि जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं इनमें जो कंप्रेशन हो रहा है वो रोटर की हेल्प से हो रहा है। मगर जो इसका ये रोटर है ये केसिंग के साथ सेंटर पर नहीं है, यानी कि अगर हम इस केसिंग की बात करें तो इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, जबकि जो रोटर है इसका सेंटर यहां पर है। यानी कि जो ये रोटर है ये केसिंग के सेंटर पे ना होकर उससे कुछ दूरी पे है, जिससे इस पे कुछ इसेंट्रिसिटी आ जाती है और इसी की वजह से ये यहां पर कंप्रेशन कर पाता है। अब यहां पर केसिंग में इस तरफ से एयर का इनलेट है और इस तरफ से एयर का डिस्चार्ज है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल एयर होगी वो इस तरफ से एंटर करेगी और इस तरफ से हाई प्रेशर एयर डिस्चार्ज करेगी। अब होता क्या है, जब ये जो रोटर है इसमें बहुत सारे स्लॉट्स कटे होते हैं और इन स्लॉट्स में हमारे पास वेन्स होते हैं, और ये वेन्स इस तरीके से होते हैं कि इन स्लॉट्स में ये आगे पीछे मूव कर सके। तो जब रोटर रोटेट करता है तो ये जो वेन्स हैं ये आगे पीछे मूव करते हैं, और जो ये वेन्स होते हैं ये नॉन मेटेलिक मटेरियल के बने होते हैं, जनरली ये फाइबर के बनते हैं या फिर कार्बन फाइबर मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो जैसे ही ये जो वेन्स होते हैं ये इनलेट से होते हुए जाते हैं तो ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एयर इनके अंदर ट्रैप हो जाती है, और जैसे जैसे रोटेटरी मोशन होता है तो ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, जो हमने कहा था कि रोटर सेंटर पे नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से यहां पर जो एयर दो वेन्स के बीच में ट्रैप हुई है उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, मतलब कंप्रेशन हुआ है, और जैसे ही ये डिस्चार्ज के सामने आती है जो एयर जिसका प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो डिस्चार्ज के थ्रू लीव कर जाती है। तो इस तरीके से जो
जो वेन ब्लोअर होते हैं वो कंप्रेशन करते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के कंप्रेसर की, जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो है कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट मेन इसमें कंपोनेंट होते हैं। इसमें रेडियल वेन्स होते हैं, जो ये रेडियल, अब सबसे पहले समझते हैं कि एयर कहां से एंटर करती है। तो एयर एंटर करती है यहां से, और जब एयर इस कंप्रेसर के थ्रू होते हुए जाती है, सेंट्रीफ्यूगल मोशन करते हुए जाती है, तो उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और यहां से एयर वापस बाहर निकलती है। जब वो एयर बाहर निकलती है तो उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अब यहां पर क्या है, 4 मेन कंपोनेंट हैं। कर्व्ड रेडियल वेन्स है, तो यहां पर रेडियल वेन्स हैं, साथ में उसके साथ ही फिटेड इंपेलर है जो वेन्स के साथ ही अटैच्ड है। उसके अलावा यहां पर एक डिफ्यूजर है जो क्या करता है, स्पीड को रिड्यूस करता है। जब स्पीड को रिड्यूस करता है तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। और लास्ट में हमारे पास केसिंग है, ये इनवॉल्यूट केसिंग है जो फर्दर वेलोसिटी को डिक्रीज करती है और जो एयर है उसको डिलीवर करती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर फिर से वो डायग्राम दिखाया गया है, यहां पर अच्छे से आप देख सकते हैं। यहां पर रेडियल वेन दिख रहे हैं आपको। ये रेडियल वेन किसके साथ अटैच है, ये अटैच है इंपेलर के साथ, और इंपेलर के बाद लगा हुआ है डिफ्यूजर जो क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। और लास्ट में क्या लगी हुई है, केसिंग लगी हुई है। एयर एंटर करती है सेंटर से, और वो जब इसके थ्रू होते हुए जाती है तो उसका कंप्रेशन होता है। अब समझते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की वर्किंग। जो एयर होती है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के सेंटर पे दी जाती है, और एयर एंटर करती है रेडियली टुवर्ड्स द इंपेलर, और इंपेलर वेन्स क्या करती हैं, वो गाइड करती हैं एयर को टू द डिफ्यूजर। मगर इस प्रोसेस में होता क्या है, जो इंपेलर है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है एयर, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर भी बढ़ जाता है और साथ में उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। मगर जैसे ही एयर डिफ्यूजर में जाती है वहां पर वो स्लो डाउन हो जाती है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज कर गई है, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में, जिसकी हेल्प से प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। और इसके बाद केसिंग के थ्रू इस एयर को डिलीवर कर दिया जाता है जहां पर हमको डिलीवर करना होता है। तो ये थी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की वर्किंग। तो इस लेक्चर में हमने यूनिट 3 का रिवीजन किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।